એકાદ મિનિટમાં આજના કાર્યક્રમ વિશે અને શબ્દોથી માનનીય આતિશજીનું સ્વાગત કરશે. સૌપ્રથમ ઉપસ્થિત આપ સૌ શિક્ષણના ક્ષેત્ર સાથે નિસ્બત ધરાવતા, રસ ધરાવતા, રુચિ ધરાવતા અને ગુજરાતની અંદર શિક્ષણ અને તમામ ક્ષેત્રોની અંદર કંઈક સારું થાય એવી ભાવના ધરાવતા તમામ નાગરિક સાથી મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાનો, વડીલોનું હું આજના આ સંવાદ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરું છું. આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ વિશેષ એવા માનનીય દિલ્હી સરકારમાં ધારાસભ્યની જવાબદારી સંભાળતા MLA આતિશીસિંહજીનું ગુજરાતમાં ગાંધી અને સરદારની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર સ્વાગત કરું છું. આજના આ કાર્યક્રમમાં અમારા માનનીય નેતા શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવીનું પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આભાર માનું છું. અને ફરી એક વખત આપ સૌનો આભાર માનતા હું આગળના દોર માટે વિનંતી કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને માનનીય શ્રી ઈશુદાનભાઈ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો હું ઈશુભાઈને વિનંતી કરીશ કે એકાદ મિનિટમાં ટૂંકમાં પોતાની વાત રજૂ કરે, માનનીય આતિશજીનું શબ્દોથી સ્વાગત કરીને પછી આપણે કાર્યક્રમને જે રૂપરેખા પ્રમાણે આગળ વધારીશું. ઈશુભાઈ. માનનીય દિલ્હીના ધારાસભ્ય અને જેમણે શિક્ષણ ક્રાંતિમાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે એવા આતિશીસિંહજીનું હું ખૂબ જ સ્વાગત કરું છું ગુજરાતની ધરતી ઉપર. राजनीति करवा नहीं परंतु बदलवा. आज हम जब बैठे थे दोपहर को साथ में, तब यही बात कर रहे थे कि सुदान जी अगर ये लोग अच्छे करते तो हमें आना ही क्यों पड़ता, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे. मैंने कहा कि मेरा भी वही हाल है, हम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ती है और वही मुझे लगता है कि अच्छा रास्ता है. और अभी तक मैंने बहुत देखा है कि जब लोग खुद अपनी ज़िंदगी मस्ती से जी रहे हैं तो फिर वो रिस्क नहीं लेते हैं, और जो रिस्क नहीं लेते हैं तो बुरे लोग उन जगह पे पहुंच जाते हैं जहां अच्छे लोगों को पहुंचना होता है. और उनमें से एक आतिशी जी है जो अच्छाई करने के लिए राजनीति में आए हैं. पूरी टीम दिल्ली की देख लीजिए. तो मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और मुझे अच्छा लगा कि गुजरात में वो आए हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उनकी जो उपस्थिति है मुझे लगता है कि हमें प्रेरणा देगी. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पे मैडम कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी रूपरेखा दे दूँ. सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन और आपकी स्पीच होगी. उसके बाद यहाँ पे जो आए हैं वो गुजरात के शिक्षा जगत के अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा से ही जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान साथी आए हैं. आप देख सकते हैं कि इतने साथियों में से इतने सारे सवाल आए हैं, तो इसमें से हमने कुछ चुनिंदा सवाल जिसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपकी स्पीच के बाद हम वो सवाल लेंगे और इस तरीके से हम पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे. और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजरात की धरती पर, बापू और सरदार की धरती पर. और दो साथियों का मैं विशेष यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा जिनकी मेहनत की वजह से आप सब में से बहुत सारे साथी, ज़्यादातर साथी उनकी मेहनत की वजह से आज यहाँ उपस्थित है. माननीय श्री प्रचेता पंड्या जी एवं हमारी गुजरात की शिक्षा समिति है आम आदमी पार्टी गुजरात की, उसके जो अध्यक्ष है माननीय जीतूभाई उपाध्याय जी. आप दोनों ने जो मेहनत की है उसके लिए आपका ये विशेष उपस्थिति की आपकी नोंद है. और आगे बढ़ते हैं. जैसे आप सब में से बहुत साथियों ने दिल्ली की, और यहाँ कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस बात को ये समझ ले कि हम सब बहुत खुशनसीब हैं, हम बहुत नसीबदार हैं, क्योंकि आजीविका सबको चलानी है. जब ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो हमें कुछ ना कुछ करना है, हमारा कर्तव्य है.
लेकिन हम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। मैं तो कहूँगा कि सौभाग्य मिला है, क्योंकि काम तो कोई ना कोई काम हमें करना ही था, लेकिन वी आर लकी कि हमें एक उम्दा, एक नोबल प्रोफेशन में काम करने का मौका मिला है, जिसको हम शिक्षा का क्षेत्र बोलते हैं। और उसी को आज, उसी में कुछ नया ढूंढने के लिए, नई खोज करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आतिशी जी के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत परिचय होगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में उनका परिचय आप सबके सामने रखूंगा और उसके बाद हम सीधा उन्हीं को सुनेंगे। मोटे मोटे तौर पर आप सब जानते हैं कि आतिशी जी एक राजनेता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, आंदोलनकारी है, शिक्षाविद है और बहुत ही छोटे समय के लिए मैं कह सकता हूँ किसान भी है। तो अभी जो रिसेंट में कालका जी विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से माननीय विधायिका है और हम सब उनको ज़्यादा उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसके लिए हम उनको जानते हैं, ज़्यादा याद करते हैं। पहले से उनको शुरू करें तो उनके जो माता पिता हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर रह चुके हैं। मैडम की जो शुरुआती स्कूल की शिक्षा है वो दिल्ली में ही हुई, बाद में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, उसमें उन्होंने अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई की इतिहास में। सेंट स्टीफन कॉलेज का नाम आप सब ने सुना होगा। मैं कल सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में कुछ पढ़ रहा था तो मैंने सोचा चलो उनके एल्यूमिनाई की लिस्ट देख लेते हैं। तो मैं वो विकिपीडिया पे नीचे गया तो मुझे मिली नहीं। बाद में पता चला कि एल्यूमिनाई के लिए अलग लिंक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जिनका खुद का एक विकिपीडिया बना है वो सब सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए हैं। प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, आर्टिस्ट है, राइटर्स है, हिस्टोरियंस है, जर्नलिस्ट है। और ऐसे सेंट स्टीफन कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल के साथ मैडम ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी एक ऋचा चड्ढा जी के साथ मैडम का एक कार्यक्रम था। ऋचा चड्ढा के बारे में आप सब जानते हैं, वेल नोन एक्ट्रेस है। ऋचा चड्ढा ने बोला कि सेंट स्टीफन कॉलेज में मैं जब पढ़ रही थी तब मैं मैडम के जो नोट्स थे उनकी बदौलत पास हुई। मतलब उन्होंने अपने कॉलेज छोड़े, उसके आई थिंक 17, 18 या 20 साल हो गए, लेकिन आज भी सेंट स्टीफन कॉलेज में इनके नोट्स की लिखी हुई जेरोक्स कॉपियां चलती है। तो अपनी ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और रॉड स्कॉलर, मतलब दुनिया में अगर आपके पास ये स्कॉलरशिप है तो आप मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम माना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी स्कॉलरशिप है और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है रॉड स्कॉलर। मैडम रॉड स्कॉलर है, उनकी स्कॉलरशिप उनको मिली थी जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के बाद जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत बड़ा संस्थान है आंध्र प्रदेश में, ऋषि वैली। तो पूरा एक पश्चिमी जगत की शिक्षा लेकर सीधा अध्यात्म जैसी जगह में, मतलब गांव का जो कनेक्शन है वो भी ऋषि वैली से 20-22 किलोमीटर दूर है। ऐसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां शिक्षा का काम होता है वहां उन्होंने अध्यापिका के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। 2013 में राजनीति में आए। आप सबको पता है कि राजनीति के बदलाव का जो आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी से जुड़े और फिलहाल मैडम जो है आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सर्वोच्च जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बोलते हैं उनके मेंबर है। 2013 के बाद 2014 में भी उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो 2015 से लेकर 2018 तक मैडम दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा के क्षेत्र में उनके एडवाइजर भी रहे और 3 साल तक 1 रुपए की तनख्वाह, 1 रुपए के वेतन पे उन्होंने 3 साल तक अपनी सेवाएं दिल्ली की शिक्षा को सुधारने के लिए दी। और आज जितने भी हम गुणात्मक परिवर्तन है वो भौतिक स्तर पर है, शिक्षा के स्तर पर है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, जो भी हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो भी बदलाव देख रहे हैं वो सारा उसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मैडम का है। 2020 में वापस उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और 2020 में कालकाजी विधानसभा से
वो विधायक बनकर हम सबके बीच है और अपने विधानसभा क्षेत्र के काम तो करने ही है, साथ में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के काम भी करने हैं। और मैंने स्टार्टिंग में परिचय में कहा था वो थोड़ी देर के लिए किसान भी रह चुकी है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के गांव में 6 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है। और मध्य प्रदेश में आप सबको पता हो नर्मदा का वो आंदोलन हुआ था, जहां पे 1 महीने तक खंडवा में किसान जो है वो पानी के बीच खड़े हुए थे, उनके पैरों में से हड्डियां गलने लगी थी, मांस गलने लगा था, कीड़े खाने लगे थे। उस आंदोलन में भी मैडम ने अपना काफ़ी योगदान दिया है। और बाकी सब तो हम देख ही रहे, और आगे हम सब बहुत सौभाग्यशाली है मैडम की आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, और आपके मुंह से हमको ये सब आपने जो दिल्ली में शिक्षा का काम किया है वो जानने को मिलेगा। सो मैं आगे अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधा हम जोरदार तालियों से मैम का स्वागत। धन्यवाद राकेश जी। देखिए, और कुछ होना हो, सबको ये तो पता चल गया है कि रिसर्च की कैपेबिलिटी आप में बहुत बढ़िया है। आपने पूरे मेरी ज़िंदगी में शुरू से अंत तक रिसर्च कर डाली। और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गुजरात की, मैं तो कहूँगी कि शिक्षा के लिए तो खासकर गुजरात से ज़्यादा बड़ी पुण्य और पावन भूमि कोई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं लोग, उनके लिए महात्मा गांधी जी जैसी उनसे कोई बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। और ना सिर्फ शिक्षा पर, जो भी लोग सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सामाजिक बदलाव से जुड़े रहे हैं, इस देश को और आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उनके लिए बापू से बड़ी प्रेरणा कोई नहीं है। तो यहाँ पे आना भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं शुरू एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ करूँगी, और अभी मैं बता दूंगी आपको। शुरू में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, फिर बाकी जैसा राकेश जी ने बताया क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। एक्चुअली अगर आप देखिए, दिल्ली में नहीं, सिर्फ पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का एक ही हाल है। सरकारी स्कूल वैसा है जो एक पेशेंट होता है ना, जो अस्पताल में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, जो सबको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो जाने ही वाला है, और किसी को नहीं लगता कि उस पेशेंट की हालत में सुधार हो सकता है, वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इस देश के सरकारी स्कूल की भी यही कहानी है। मुझे याद है 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और मैंने शिक्षा सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया था, तो एक बारी मैं अपने कुछ दोस्तों के यहाँ डिनर पे थी, तो कुछ हमारे बचपन के दोस्त थे, स्कूल वगैरह से साथ पढ़े थे हम लोग। तो मैंने तब बड़े उत्साह से कहा कि देखिए, अब तो हमारी सरकार बन गई है, अब जो हम में से कई लोगों का सपना रहा है कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाएंगे, अब हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। तो मेरी जो दोस्त की जिनके घर में डिनर पे गई हुई थी, उनके बड़े भाई, जिनको भी हम बचपन से जानते हैं, जब मैंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा करेंगे, वो पानी पी रहे थे, उन्हें इतनी ज़ोर की हंसी आई कि वो खांस दिए। तो कहते हैं कि आतिशी, ऐसे सपने मत देखो, ये तो सब ख्याली पुलाव है, ऐसा हो थोड़ी सकता है। कि कहाँ आपने देखा है दुनिया भर में भी, कहाँ आपने देखा है देश भर में भी, पूरी दुनिया और देश भर में एक ही चीज़ हो रही है कि सब लोग धीरे धीरे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो ऐसा तुम लोग क्या कर दोगे कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा कर दोगे। और ये सिर्फ हमारी दोस्त के बड़े भाई का ख्याल नहीं था, एक तरह से हम सब, चाहे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, यही बात मानते थे कम से कम, कि आखिरकार सरकारी स्कूलों का यही टूटा फूटा हाल रहेगा। और मुझे आज भी याद है कि 2015 में सबसे पहले जब हम सरकारी स्कूलों में हमने जाना शुरू किया था, तो मैं जब सबसे पहली बार दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में घुसी, तो स्कूल का ये हाल था कि स्कूल के अंदर घुसते ही आप गेट पर जाइए और आपको गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी। ये था दिल्ली का सरकारी स्कूल। और वो टॉयलेट जो 50 मीटर दूर, जिसकी बदबू गेट पर आ रही थी, आप उसके पास पहुंचिए तो क्योंकि स्कूल में क्लासरूम की कमी थी, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में 50 बच्चे भी बैठे हुए थे और उनकी क्लास चल रही थी कॉरिडोर। ये था दिल्ली का सरकारी स्कूल। आप क्लास के अंदर जाइए, बच्चों के पास डेस्क नहीं होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी,
ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। एक बार खिड़की दरवाजे टूट जाएं तो साल भर तक कोई उन्हें ठीक करवाने नहीं आता था। टीचर अक्सर क्लास से बाहर होते थे, कभी आधार कार्ड के काम से बाहर होते थे, कभी सेंसस के काम से बाहर होते थे, कभी पल्स पोलियो की ड्रॉप्स के काम से बाहर होते थे। ये थी दिल्ली के सरकारी स्कूल की सच्चाई। और मुझे पता नहीं अभी वो वीडियो चला कि नहीं चला, जब बदलाव की कहानी, उसमें 2015 में जब हम अक्सर इन स्कूलों में जाते थे, एक हम स्कूल में गए और जो ये सच्चाई थी उसे एक 7वीं के बच्चे ने अपने शब्दों में कह दिया था कि सब कहते हैं हम देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं। हम थोड़ी हैं देश का भविष्य। देश का भविष्य तो वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सोचिए 13 साल का बच्चा ये कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जब वो अपने बगल का प्राइवेट स्कूल देखता है, उस स्कूल में टीचर भी हैं, उस स्कूल में अच्छी यूनिफॉर्म भी है, वहाँ पे चमकते हुए क्लासरूम भी हैं, तो उस बच्चे को लगता है कि भाई मैं तो सेकंड क्लास सिटीजन हूँ, मेरा तो कोई भविष्य नहीं है। भविष्य तो उन बच्चों का है जो उन चमकते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ते, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और यही सच्चाई हमारे पूरे देश भर की है। दिल्ली इसमें कोई अकेला नहीं है। आप किसी भी पूरे देश भर के किसी भी राज्य में जाइए तो यही सच्चाई हमें देखने को मिलेगी। तो जब हमने 2015 में बदलाव के काम को शुरू किया तो लगता था, हमारे मन में भी ये सवाल था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो कदम हमने उठाया, और मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया, कि दिल्ली का जब पहला बजट पेश हुआ तो दिल्ली का 25% बजट हमने शिक्षा को एलोकेट किया। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका बजट का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा को जाता है। और मुझे गर्व है इस बात पे कि अब दिल्ली सरकार ने 7 बजट प्रस्तुत कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की आय बढ़ती रही है, रेवेन्यू बढ़ता रहा है, लेकिन शिक्षा का 25% हिस्सा आज भी बना हुआ है, 7 बजट में बना हुआ है। लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाना काफी नहीं था। देखिए ये सवाल तो उठता ही है, जैसे आप कहीं पे भी जाइए, सबसे पहले अगर आरोप किसी पे लगना होता है तो टीचरों पे लगता है कि टीचर नहीं पढ़ाते, टीचर नहीं पढ़ाते, इस वजह से माहौल ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप स्थिति देखने जाइए, अगर एक ऐसी सरकार है जो पीने का पानी नहीं दे सकती है, एक साफ टॉयलेट नहीं दे सकती है, वो शिक्षकों को क्या संदेश दे रही है? वो शिक्षकों को तो यही संदेश दे रही है ना कि भाई यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई सीरियस मैटर नहीं है। जो टीचरों को पल्स पोलियो के अभियान के लिए भेज रही हैं, आधार कार्ड के सीडिंग के लिए भेज रही हैं, तो वो शिक्षकों को यही संदेश दे रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात ये थी, सबसे पहले ये मैसेज देना पूरे सिस्टम में कि सरकारी स्कूल सबसे ज़रूरी हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की, उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान सबसे ज़रूरी है। और इसकी हमने शुरुआत करी अपने स्कूलों में सबसे पहले साफ सफाई से और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके। ये था एक दिल्ली सरकार का क्लासरूम जब 2015 में हमने शुरुआत की। और मैं ये कहूँगी कि ये हमारे थोड़े अच्छे क्लासरूम में से था कि यहाँ पे टेबल चेयर भी है, खिड़की भी है, चाहे टूटी फूटी ही सही। एक और बैक करें। ये था क्लासरूम। नेक्स्ट, ये था हमारा, इसका अगला, ऐसे हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के टॉयलेट लगते थे। तो शुरू में हमने 1 साल में, और मैं कई बार मजाक में ये कहती थी जब मनीष जी और हम बात करते थे, शुरू के 1 साल में हमने साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। यहाँ तक कि हर स्कूल में कितने साबुन जाएंगे, हर स्कूल में कितना लिक्विड सोप जाएगा, कितने बच्चे हैं तो कितने फिनाइल की बोतल जाएंगी, कितने सफाई कर्मचारी होंगे, दिन में कितनी बार सफाई होगी। और मैं कई बार मजाक में मनीष जी को ये कहती थी कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं काम करती, मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। हम दिन भर बैठ के यही हिसाब किताब लगाते हैं। साफ सफाई के बाद एक दूसरा हमने जोर डाला बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि बच्चों के पास अच्छे डेस्क होने चाहिए, क्लासरूम में अच्छे बोर्ड होने चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा उस क्लासरूम में जाता है तो उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। और शुरू में 1-1.5 साल हमने लगा के
सारे स्कूलों में साफ सफाई, सारे स्कूलों में नया फर्नीचर, स्कूलों का रिफर्बिशमेंट, यहाँ तक कि एक छोटी सी चीज़ कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों में वाइट वॉश होना ज़रूरी है। कि देखिए अपने घरों में तो हम हर साल दिवाली पे सफाई करते ही हैं, लेकिन स्कूलों में जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि ऐसा लगता था सालों से सफाई नहीं हुई, सालों से वहाँ पे वाइट वॉश नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमने साफ सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया और अब दिल्ली के सरकारी स्कूल के क्लासरूम ऐसे लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम था, तो एक काफ़ी बड़ी कंपनी, उसमें मैं आऊँगी भी, एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO आए हुए थे। तो वो दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, उसके बाद IIT बॉम्बे से पढ़े हैं। जब उन्होंने हमारा ये वाला क्लासरूम देखा तो मुझे कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं गुड़गांव में इतनी महंगी फ़ीस क्यों दे रहा हूँ अपनी बेटी की स्कूल की, कि हमें उन्हें आपके ही सरकारी स्कूल में भेज देना चाहिए। इतना अच्छा क्लासरूम तो हमारे बच्चों के प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। ये हमारे स्कूल के जूनियर विंग के क्लासरूम जहाँ पे बच्चों का मिड डे मील चल रहा है। और अब हमारे सरकारी स्कूल के टॉयलेट ऐसे लगते हैं और मुझे लगता है कि शायद जिस होटल में हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके टॉयलेट को टक्कर दे सकता है हमारा सरकारी स्कूल का क्लासरूम। देखिए ये बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में, साफ सफाई में इसलिए ज़रूरी था कि आज जब हमारे स्कूल में टीचर आते हैं, आज जब हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, तो उनको जो माहौल मिलता है उस माहौल में उन्हें लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे लिए भी सरकार सोच रही है, मेरी शिक्षा के बारे में, मैं जिस क्लासरूम में बैठा हूँ उसके बारे में कोई सोच रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिरकार इस बदलाव को कौन लेकर आएगा। देखिए जैसे मैंने कहा, सबसे आसान चीज़ होती थी कि एक तरफ टीचरों पे आरोप लगाया जाता था कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, दूसरी तरफ बच्चों के माता पिता पे आरोप लगाया जाता था कि जी ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अक्सर ये कहा जाता था कि जी सरकारी स्कूल में तो सिर्फ बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना मिलता है, या दूसरी चीज़ कही जाती थी कि जी सरकारी स्कूल में बच्चों को तो इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे वजीफ़ा मिलता है, और जिस दिन वजीफ़ा मिलता है उसी दिन बच्चे और माता पिता आते हैं, वरना किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमने ये सच्चाई देखी कि चाहे टीचर हो चाहे माता पिता हो, हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। तो हमने बच्चों के माता पिता को हमारा जो पूरा प्रोसेस है एजुकेशन का, हमारे स्कूल के गवर्नेंस का, उसमें इन्वॉल्व किया। हर स्कूल में, जैसे आप में से कई लोग शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करता है कि हर स्कूल में एक SMC होगी। लेकिन बहुत सारे हमारे कानूनों की तरह वो भी सिर्फ एक कागज़ पर लिखी हुई चीज़ रह जाती है, उसका ज़मीनी स्तर पे कोई असर नहीं होता। जब हमने शुरू में SMC बनानी शुरू की तो हमें अक्सर कहा जाता था कि जी पेरेंट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं स्कूलों में। दूसरा कहा जाता था कि जी इन बच्चों के तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या करेंगे स्कूलों में। लेकिन जब हमने SMC की शुरुआत की, पेरेंट्स को स्कूल की गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया, ये हमारी फ़ोटो है जिस दिन पहले दिन हमारा पहला स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ था। और आप देखिए, कहा जाता था कि माता पिता आएंगे नहीं, लेकिन पूरी एक लाइन लगा के पेरेंट्स आए हुए थे कि हमें अपने बच्चों के स्कूल में भागीदारी करनी है, अगर यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहा है हमें उसका हिस्सा बनना है। ये फोटो मैं हमेशा सबको दिखाती हूँ। ये एक मदर हैं जो अपने बड़ी बेटी की SMC की मीटिंग में आई हुई हैं। उनके साथ एक 3 महीने का उनका बच्चा है, लेकिन वो ये चाहती थी कि मैं अपने स्कूल में हो रही मीटिंग को मिस ना करूं, कि बड़ी बेटी के स्कूल को बेहतर बनाना है। तो वो उस SMC मीटिंग में अपने 3 महीने के बच्चे को भी लेके आ गई कि हमें अपने स्कूल में बदलाव चाहिए, हम उसमें भागीदार बनना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत सारी स्लम्स और कच्ची कॉलोनियाँ वगैरह हैं। तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ होती हैं वो ना बहुत लंबे लंबे पतले पतले घर होते हैं, 3, 4, 5 तल्ले के। तो हमारी एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की मदर कहती हैं, जो हमारी SMC की मेंबर थी, जो खुद बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती हैं कि जो मेरा घर है 4th फ्लोर पे, वो बिल्कुल स्कूल में ओवरलुक करता है कि वहाँ से पूरा स्कूल दिखता है। तो कहती हैं कि जब मैं सुबह घर में अपना खाना वाना बना रही होती हूँ तो मैं बाहर आके बालकनी में देख लेती हूँ कि बच्चे टाइम से आ गए हैं कि नहीं, टीचर टाइम से आ गए हैं कि नहीं।
कहते हैं उसके बाद मैं जब घर में साफ सफाई कर रही होती हूँ तो मैं बीच बीच में बालकनी में देख लेती हूँ कि सब क्लास के अंदर है ना, कोई क्लास से बाहर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। कहते हैं और अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही होती है, आप प्रोजेक्टर के सामने आ रहे हैं सर, और अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो रही होती है तो मैं अपनी घर की सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ और स्कूल जाके सबको टाइट कर देती हूँ। तो एक ऐसी माँ जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अपनी बच्चों के स्कूल में सुधार लाने के लिए वो वहाँ पे भागीदारी कर रही हैं। हमने ना सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की शुरुआत की, हमने हर स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग की शुरुआत की। वरना पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसी चीज़ होती थी जो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होती थी। फिर से हमें कहा गया कि जी कोई नहीं आने वाला, कि जी सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चे ना पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते। और जिस दिन हमने 2016 में, मुझे याद है, पहली पेरेंट टीचर मीटिंग की थी, जुलाई का महीना था, बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि जी आज तो मुंह काला हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। और जो सारे लोग कहते थे कि आप लोग ऐसे ही सपने देखते हो, ये सब करते हो, लेकिन ज़ोरदार बारिश होने के बावजूद 80% पेरेंट्स हमारी पीटीएम में आए और उन्होंने भागीदारी करी। आज भी जब भी पीटीएम होता है पेरेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं। और ना सिर्फ इतना, ना सिर्फ पेरेंट्स की भागीदारी हुई, जब बच्चों के पेरेंट्स और टीचरों में एक संवाद शुरू हुआ तो उनके बीच में जो संबंध बना वो भी बहुत ज़रूरी था। मुझे याद है एक बार हम पीटीएम में एक स्कूल में गए, तो जब हम क्लासरूम में अंदर गए तो टीचर की आंखों में आंसू आए हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वो कहती हैं कि मैं ना पहले इस लड़के के बारे में सोचती थी कि इसके ना पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है इसकी पढ़ाई में। मैं बुलाती थी, आते नहीं थे, उसके नंबर ठीक नहीं आते थे लड़के के। कहती हैं आज जब उसके माता पिता आए हैं तो मुझे पता लगा है कि उसके पिताजी 2 जगह काम करते हैं। वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कॉलोनी में गाड़ियाँ साफ करते हैं और 8 बजे से रात के 10 बजे तक सब्जी का ठेला लगाते हैं। कहते हैं वो तो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका बेटा स्कूल जा सके, उनके बेटे को काम ना करना पड़े और उनके बेटे की टेबल पे खाना रहे। तो कहती है मुझे आज ये समझ में आया है कि उसके लिए जो बाकी कुछ करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। और ये भाव जब टीचर में आया तो फिर टीचर भी उन बच्चों के साथ, या जिनको वो कई बार थोड़ा वैसी निगाह से देखते थे कि भाई शायद इंटरेस्टेड नहीं है, जब एक ये संबंध बना तो टीचरों ने भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। दूसरी तरफ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में ज़्यादा समझ में आने लगा। एक दिल्ली का जो आउटस्कर्ट्स वाला एरिया है, जो थोड़ा सा रूरल एरिया है, एक स्कूल में हम एक बारी गए थे तो मनीष जी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे। तो ऐसे ही मजाक में उन्होंने पूछा कि देखो पीटीएम में तो डांट पड़ती होगी जब घर जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग बंद कर देता हूँ। तो एक लड़की खड़े होकर कहती है सर बिल्कुल भी बंद मत करना पेरेंट टीचर मीटिंग। कहती है जब पेरेंट टीचर मीटिंग जब नहीं होती थी उससे पहले घर पे ये मान होता था कि मुझे मम्मी के साथ काम करवाना होता था कि खाने का, साफ सफाई का मेरी पे जिम्मेदारी होती थी। कहती हैं जब से पीटीएम शुरू हुई है और मैम ने मम्मी को बताया कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, तब से जब मैं घर जाती हूँ तो मम्मी कहती हूँ बेटा काम मैं कर लूँगी, तू पढ़ाई कर ले। तो ये एक भागीदारी टीचर्स और पेरेंट्स में बनी। ना सिर्फ इतना, जो कई बार सरकारी स्कूल के टीचरों को कहा जाता था कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं है, हमने ये देखा कि जब आप एक बारी माहौल सुधारने लगते हैं तो हर टीचर आगे आके भागीदारी करना चाहता है। जैसे आपने वो देखा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, जैसे जब हम मार्क्स, तो तकरीबन हर संस्था में ऐसा ही होता है। और सरकारी स्कूलों का भी यही हाल था कि एक तो होते हैं टॉप 20%, जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो वो अपनी मेहनत करते थे, टीचर और प्रिंसिपल अच्छा पढ़ाते थे, कुछ करना चाहते थे। एक होते हैं बॉटम 20%, आप उनके साथ जितना भी सर मार लो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो 60% बीच में होते हैं ना, वो उस तरफ जाते हैं जिस तरफ माहौल है। तो जब सरकार स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही थी तो वो नीचे के 20% की ओर जा रहे थे। हमें टीचर अक्सर कहते थे कि जी जब हम शुरू में पढ़ाने आए थे ना, हम तो बड़े मन से पढ़ाते थे, लेकिन स्टाफ रूम में ऐसे थोड़े घाघ टाइप टीचर बैठे होते थे जो कहते थे अरे तू नया आया है इसीलिए इतना जोश है, कुछ दिन रुक जाओ तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो वो कहते थे कि धीरे धीरे हमारा भी उत्साह खत्म होता था। लेकिन जब एक बार सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, टीचर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। ये एक फोटो है,
ये एक फ़ोटो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर की, और जो सारे वहाँ पे टीचर्स बैठे हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनको हमने सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए। ये एक फ़ोटो है आपके ही शहर के इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद की, और जो सारे वहाँ पे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं। ना सिर्फ हमने उनको IIM अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर, हमने उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिनलैंड जो दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन मॉडल माना जाता है, हमने अपने सबसे बेहतरीन टीचर्स और प्रिंसिपल्स को इन जगहों पे भेजा। जब अक्सर आप देखते हैं ना कि जब आप यहाँ पे भी शहर में घूमिए तो जो होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं उस पर CM की फ़ोटो होती है, मंत्री की फ़ोटो होती है, शिक्षा में भी कुछ अच्छा काम हो फ़ोटो CM की जाती है। लेकिन दिल्ली में 5 सितंबर को जब हमारे स्टेट टीचर्स अवार्ड्स दिए जाते हैं तो जिन 50 टीचर्स को अवार्ड मिलता है, पूरे शहर में होर्डिंग्स पे उन 50 टीचर्स की फ़ोटो लगती है, CM की फ़ोटो नहीं। तो फिर आप मेट्रो में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको जो हमारे दिल्ली शहर के सबसे अच्छे टीचर्स हैं उनकी फ़ोटो पूरे शहर में लगती है। और ना सिर्फ इतना, जो अवार्ड्स फंक्शन भी होता है वो किसी फिल्म फेयर अवार्ड से कम नहीं होता। मतलब वहाँ पे देश से सबसे बड़े सिंगर्स, परफॉर्मर्स आते हैं, पूरा एक रेड कारपेट बिछाया जाता है टीचर्स के लिए, उनको एस्कॉर्ट करके स्टेज पे लेके जाया जाता है। तो उससे टीचर्स को भी एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट बनता है। टीचर्स को भी लगता है कि भाई मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई उसे पहचान तो रहा है। तो हमने ऐसा देखा कि सिस्टम के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे चैंपियंस निकले जो हमारे सरकारी स्कूलों में बदलाव हुए हैं उसके धारक वाहक थे। उसके बाद फिर एक तरह से जो आप लोग शायद हमसे बेहतर जानते हैं कि क्लास में बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। आखिरकार उस पर हम 2-2.5 साल के बाद पहुँचे, क्योंकि शुरू में हमें समय लगा सिर्फ बेसिक चीज़ों को ठीक करने में, और फिर कई सारे प्रयोग हुए बच्चों की क्लासरूम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपने उम्र के हिसाब से पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके लिए हमने मिशन बुनियाद की शुरुआत करी कि शुरू के 3 महीने हम उन्हें सिर्फ बेसिक्स पढ़ाते थे कि वो अपनी क्लास के लेवल तक आ जाएं। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, जैसे ये एक मैथ्स की क्लास चल रही है, वरना मैथ्स के सब्जेक्ट को हम ऐसा एक बोरिंग और ढर्रेदार, और बच्चे तो डरावना मानते हैं, कि मैथ्स की क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। उसमें हम नए इनोवेटिव प्रयोगों को लेके आए। ये भी बच्चों की एक हिंदी की क्लास चल रही है जिसमें वो अपना कुछ रोल प्ले के माध्यम से लैंग्वेज लर्निंग बच्चों की चल। ना सिर्फ इतना, एक बार जब हमारे स्कूलों में जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जब वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि 2 से 3 साल के अंदर जब हमने ये बदलाव की शुरुआत करी, तो हमारे दिल्ली शायद एक इकलौता स्टेट है जहाँ पे 12वीं में बच्चे CBSE का ही एग्ज़ाम देते हैं, वरना अक्सर स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है ना कि बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है। खासकर से इलेक्शन के पिछले साल में तो कोई भी फेल नहीं होता। तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सारे बच्चे 12वीं में और 10वीं में CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, जो तकरीबन पूरे देश में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ही देते हैं। और मुझे इस बात पे गर्व है कि पिछले 5 साल से 12वीं के नतीजों में दिल्ली सरकार के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं पिछले 5 साल से। हर साल हमारे स्कूलों से बच्चे, पिछले साल 350 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया। लास्ट ईयर 500 से ज़्यादा बच्चों ने IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। 2 साल पहले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लड़का टॉपर था, प्रिंस नाम का एक लड़का था, और जिस बार उसने टॉप किया तो कई लोग उसके घर गए, मीडिया वाले उसके घर गए, वो CM और डिप्टी CM ने भी उसको फेलिसिटेट किया। वो लड़का दिल्ली में चलने वाली DTC जो बसेस होती हैं, उसके पिताजी उस बस में कंडक्टर थे। वो एक 12 फुट बाय 12 फुट के घर में उनका पूरा परिवार रहता था,
और आज वो बच्चा दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो बदलाव हुआ है, और हमारी सरकार में एक जय भीम योजना चलती है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मेरिटोरियस बच्चों की कोचिंग IIT JEE मेडिकल के लिए। वो बच्चा क्योंकि वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा और दिल्ली सरकार की जय भीम योजना के तहत उसने कोचिंग ली जो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाता, आज वो लड़का IIT बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो एक तरफ तो हमने क्या क्या अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, लेकिन दूसरी तरफ अब उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। जब एक बारी हमारे मेन स्ट्रीम नतीजे और बेहतर होने लग गए तो हमने अपने स्कूल में कुछ और इनोवेशंस की भी शुरुआत की। उसमें से एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा है हैप्पीनेस करिकुलम। क्योंकि देखिए अक्सर हम स्कूल में इतने सालों तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज़ें लाइफ में सबसे ज़रूरी होती हैं वो 14 साल की स्कूलिंग, 5 साल की कॉलेज एजुकेशन में हमें कोई नहीं सिखाता कि एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैसे आए। अगर हम एक ऑफिस में नौकरी करते हैं तो हम एक टीम में कैसे काम कर सकें, अगर हमारा कोई बॉस है तो उसके साथ कैसा रिलेशन हो, हमारे परिवार में हमारे कैसे संबंध हो। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो लाइफ में ठोकर खा खा के सीखते हैं। हम सब ने भी वैसे ही सीखी है, लेकिन हमने इसकी शुरुआत अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से करी और ये उसी की फ़ोटो है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चा दिन की शुरुआत 5 मिनट की ध्यान से करता है, 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से करता है, जिसे बच्चे खुद कहते हैं कि हम पढ़ाई में भी बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो भी उससे इम्प्रूव होता है। और बस एक चीज़ के साथ क्लोज करूँगी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करूँगी कि जब इतने सालों से ये सब स्कूलों में सुधार चल रहा था तो हमारे सामने और भी कई सवाल आने लगे कि देखिए अब हमने स्कूलों को तो इम्प्रूव कर दिया, अब स्कूल ख़त्म करने के बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। कि अगर आप इस देश में देखिए, यहाँ पे जब एक 10वीं की रिक्वायरमेंट वाली एक PN की नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो हज़ारों लोग जो MA हैं, MTech हैं, PhD हैं, उस PN की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश में नौकरियां नहीं हैं। एक तरह से जब एक बच्चा बड़ा होता है तो बार बार उसे यही एक वो होता है कि जी अब नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। साल दर साल लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते रहते हैं और नौकरियों की लाइनों में लगते रहते हैं। तो हमारे सामने ये सवाल आया कि आखिरकार अब हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे। हमने उन्हें अच्छी शिक्षा तो देगी, पर आगे उनका क्या फ्यूचर है। और इसके लिए हमने अपने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक में एक नए करिकुलम की शुरुआत करी जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसमें, और अगर आप लोगों को मौका मिले तो आजकल उसका हम एक प्रोग्राम भी अपने हर संडे शाम को 7 बजे टेलीविज़न पर बिजनेस ब्लास्टर्स के नाम से आता है, उसको ज़रूर देखिएगा। हमने अपने दिल्ली सरकार के बच्चों को हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं कि हम नौकरी की लाइनों में लगने वाले ना बने, हम नौकरी देने वाले बने की मानसिकता हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और उसके तहत एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की हमने शुरुआत की है जहाँ पे 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को कुछ सीड मनी मिलता है, जिससे वो अपना एक बिजनेस आइडिया के तहत स्कूल में रहते हुए ही अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है। और आज के दिन में एज ऑन टुडे हमारे यहाँ इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में 3 लाख बच्चे शामिल हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं 51,000 बिजनेस आइडियाज़ पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और उनके बिजनेसेस पे दिल्ली सरकार ने 60 करोड़ का सीड मनी इन्वेस्ट किया हुआ है आज। तो आप सोचिए कि ये बच्चे जब हमारे स्कूलों से निकल के आएंगे तो ये सिर्फ नौकरी की लाइनों में नहीं लगेंगे, ये नौकरी देने वाले बनेंगे, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने वाले बनेंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में लगेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब आप जितने सवाल लिखे थे उसमें से आधे तो आपने उड़ा दिया मैडम, सामने से ही जवाब दे दिया, मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ, जब हम स्कूलों में नतीजों की बात करते हैं तो एक तो ये है कि डेटा, बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है, बच्चों के 12th में कितने मार्क्स आए, लेकिन मैं जो सबसे बड़ा नतीजा मानती हूँ
7 साल पहले जब हम स्कूलों में जाते थे तो बच्चों में इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था कि आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपसे आंख तक नहीं मिलाते थे। बच्चे ज़मीन पे देख रहे होते थे, उनके कंधे झुके हुए होते थे। और आज अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखिएगा तो कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में वो जो आनंद कुमार हैं सुपर 30 वाले, वो आए हुए थे एक स्कूल देखने के लिए। तो ये तब की बात है जब उनकी मूवी रिलीज़ हो रही थी सुपर 30, तो बहुत मीडिया अटेंशन भी था, तो कई मीडिया वाले भी आए हुए थे उनके साथ। तो मीडिया वाले जैसे माइक लेके जाते हैं ना, किसी से एक सवाल पूछा, दूसरा सवाल पूछा, तो वो हमारे बच्चों से कुछ पूछ रहे थे। तो उन्होंने एक 7वीं के बच्चे से, एक बहुत बड़े प्राइम टाइम का एंकर था जिसे वो रोज़ रात को अपने घर पे टीवी पे देखता होगा, तो उस एंकर ने एक 7वीं के बच्चे के सामने माइक रखा और कुछ पूछा कि भाई हैप्पीनेस क्लास में क्या सीखते हो। तो उस बच्चे ने कुछ बताया तो वो फिर माइक अगले बच्चे के पास लेके चला गया। तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक सरकारी स्कूल का बच्चा उस प्राइम टाइम के नामी गिरामी एंकर को कहता है, वापस आओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो ये एक कॉन्फिडेंस है जो हमारे बच्चों में आया है। अभी अगर आप बिजनेस ब्लास्टर्स का एपिसोड देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे देश के बड़े बड़े सीईओज के सामने अपने बिजनेस आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कि एक लड़की जो 12वीं में पढ़ती है, उनका एक मोबाइल्स का बिजनेस आइडिया उन्होंने डेवलप किया, तो वो कहती है जी हमने तो बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, अगर आप हम में इन्वेस्ट करेंगे तो हम IIT से पढ़े हुए 10 इंजीनियर्स को नौकरी देंगे। तो तो ये है कॉन्फिडेंस, और मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस है ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा नतीजा है। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी ये जो सारे बदलाव हुए हैं वो दिल्ली में हुए हैं और हम सब उसको देख रहे हैं, अभी उसका अनुभव कर रहे हैं अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा जो बदलाव है पूरे देश में, खास करके हम गुजरात में बैठे हैं तो हमको ज़्यादा इच्छा होगी कि ऐसे गुजरात में भी वो बदलाव आए।